हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलपीजी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि इन तीनों की मीनिंग्स क्या होती हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और इन तीनों के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए। तो शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन से। Liberalization means removing all unnecessary control and restriction like permits, license, protectionist duties, quotas, etc. In other words, it may define as losing of government regulation in a country to allow for private sector companies to operate business transaction with fewer restrictions. तो सिंपली लिबरेशन का मतलब इतना हुआ कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसको खुला छोड़ देना, उसको आज़ाद कर देना, उसको आज़ादी दे देना, है ना। यानी कि उसके ऊपर जो पाबंदियां थीं, रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जो उसको कंट्रोल करके रखा गया था, उन सारे कंट्रोल्स को, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को, उन सारी पाबंदियों को हटा देना। और अभी तक जिस भी तरीके से लाइसेंस का जो बर्डन था उस लाइसेंस को ख़त्म कर देना ताकि हमारी इकोनॉमी लिबरल हो सके, आज़ाद हो सके, खुली हो सके। इसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब हम देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन टू डिक्रीज डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के ऊपर जो डेप्ट का बर्डन था उस डेप्ट के बर्डन को डिक्रीज़ कर देना, ख़त्म कर देना, कम कर देना। अब ये क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी 1950 से लेकर के 1990 तक की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर क्या हुआ, वो बहुत ख़राब, बहुत भयानक हम उसको कह सकते हैं। ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे देश का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ बल्कि हमारा जो रेवेन्यू था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हमने ये पढ़ा कि सिर्फ 10 से 15 दिन का रेवेन्यू रह गया था। इसके अलावा हमारे देश में जो हमारा गोल्ड था, रिज़र्व गोल्ड रिज़र्व बैंक के पास जो था, वो तक हमें गिरवी रखना पड़ गया था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमें लोन देने से मना कर दिया था और हमारे ऊपर जो बर्डन था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। तो इस बर्डन को कम करना, इस बर्डन को ख़त्म करना क्या है, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है लिबरलाइजेशन का। दूसरा, टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट। हमें लिबरलाइजेशन के थ्रू हमारी कंट्री की जो मार्केट है उसके साइज़ को बढ़ाना है। यानी कि अभी तक हमारे देश में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, बाहर की कंपनीज हमारे देश में नहीं आ सकती थी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट थी वो श्रिंक्ड हो गई थी, सुकड़ गई थी। तो लिबरलाइजेशन के थ्रू हमारी मार्केट को एक्सपेंड करने की तरफ ध्यान दिया गया, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है दूसरा। थर्ड, टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा हमारे देश में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट सेक्टर्स को, रोल को बढ़ाया जाए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन का फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट के रूप में, अर्निंग के रूप में, इनकम के रूप में, जीडीपी के रूप में हमारे देश के सामने आए। फोर्थ, टू एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
एक्सपोर्टर इंपोर्ट को बढ़ाया जाए, उसको एनकरेज करा जाए। अभी तक हमारे देश में इंपोर्ट बंद हो चुका था 1950 से 1990 की अगर हम बात करें, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंपोर्ट भी बढ़ाना है और एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है। सॉरी, ओके, ये थे ऑब्जेक्टिव्स काय के लिबरलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ये जो लिबरलाइजेशन था, इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई, कौन कौन से चेंजेस, यानी कि जो लिबरलाइजेशन था इसमें कौन सी पॉलिसीज़, कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई, कौन से इकोनॉमिक सुधार भी हम कह सकते हैं लाए गए, किस तरीके से। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अंदर कई हैं, देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, फिजिकल रिफॉर्म्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये क्या है? ये हमारे लिबरलाइजेशंस के रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स हैं। इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई गई, फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई गई, फिजिकल रिफॉर्म्स या टैक्स रिफॉर्म यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई गई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई गई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई गई है ना लिबरलाइजेशन के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर आज देखेंगे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कौन कौन से सुधार किए गए या इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसीज़ बनाई गई, और दूसरा हम देखेंगे आज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसीज़ बनाई गई। तो पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से किए गए लिबरलाइजेशन के अंदर। तो पहला है हमारा एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि किस इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी तरीके के लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। अभी तक इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को अब ख़त्म कर दिया गया। कब? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब आई, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो पहला फीचर था लिबरलाइजेशन, उसका मतलब ही यही होता है कि इकोनॉमी को खुला छोड़ देना, आज़ाद कर देना, उसको लिबरल कर देना। तो लिबरल करने का अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को लिबरल कर दिया गया। अब इंडस्ट्रीज़ को लिबरल कैसे किया जाएगा? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो अभी लाइसेंस की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्रीज़ ओपन करना चाहता है, कोई अपना बिज़नेस खोलना चाहता है, तो वो अपना बिज़नेस बिना लाइसेंस के खोल सकता है हमारी कंट्री के अंदर। पर यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, वो क्या है कि 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थीं जिनको अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत थी। रिमेंबर, 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत थी। वो इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं। पहली हमारी है लिकर, यानी कि शराब से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी। आप देखते होंगे कि आज भी शराब से रिलेटेड जो भी कारोबार है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा हमारा जो स्मोकिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी है ना, उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा है हमारा डिफेंस से रिलेटेड, है ना, डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनते हैं ना, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा चौथा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन है उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस ऐसी इंडस्ट्रीज़ ओपन करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस। और चौथा है हमारा डेंजरस जो केमिकल्स हैं, डेंजरस केमिकल। तो ऐसे ये पांच इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, अगर कोई बिजनेसमैन कोई इंडस्ट्रीज अगर इन इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना चाहता है तो उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया हमारा एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके, वो कौन सी मैंने बता दी। सेकेंड है डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या किया गया? कम किया गया, ख़त्म किया गया। ओके, अभी तक हमने देखा था 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसमें ये देखा था, हमने पढ़ा था कि
सब कुछ जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड ओवर थी, गवर्नमेंट के हाथों में थी। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सही नहीं हो पाई, वो बेहतर नहीं हो पाई। जिस तरीके से होनी चाहिए थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके की नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर कुछ कमियां थी। गवर्नमेंट ने जो अपने हाथ में इंडस्ट्रीज़ ली उसकी कुछ बैड इफेक्ट देखने को मिले, जिसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा। ओके, तो यहाँ पर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी तो गवर्नमेंट के रोल को कम किया गया। ओके, गवर्नमेंट के रोल को कम किया गया और कम करने के बाद क्या किया, यानी कि अभी तक 17 इंडस्ट्रीज़ हमने देखा होगा, आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। 17 इंडस्ट्रीज़ जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हैंड ओवर थी। 17 इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओनरशिप बेस्ड थी, उनके एरिया को कम किया गया, यानी कि 17 थी, अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ही ऐसी थी जो गवर्नमेंट के पास रहीं। बाकी सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी गई, यानी कि प्राइवेट हाथों में भी दे दी गई, यानी कि उनको प्राइवेट ओनरशिप भी दे दी गई। वो 3 इंडस्ट्रीज कौन सी थी? वो थी हमारी रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये आज भी गवर्नमेंट के ही हाथों में, प्राइवेट हाथों में ये इंडस्ट्रीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल। इसके अलावा जो विदेशों से बाहर से आने वाला जो कैपिटल गुड्स थी उनके इंपोर्ट की भी फ्रीडम दे दी गई, छूट दे दी गई। यानी कि जो अगर हमें नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, मशीन्स वगैरह चाहिए, है ना, इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था 1991 से पहले। लेकिन जब एलपीजी पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई, तो हमने कहा, हमारी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हमें बाहर से आने वाले जो कैपिटल गुड्स हैं, इंपोर्ट हैं, उनके इंपोर्ट के ऊपर हमें छूट देनी पड़ेगी। और यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर छूट दी गई, कौन पे? कैपिटल इंपोर्ट्स के ऊपर छूट दे दी गई। फोर्थ है हमारा एबोलिश एमआरटीपी। एमआरटीपी की फुल फॉर्म मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरीके का जो ट्रेड था, है ना, उस ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? लिबरल कर दिया गया, उनको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया गया। ओके, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, यानी कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक अधिकार, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स का एक अधिकार था, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक अधिकार था, राइट था, उस राइट को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। ओके, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई। पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक को क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। हमने ऊपर देखा था कि 17 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथों में थी, उन 17 इंडस्ट्रीज़ में एक बैंक भी थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के ही हाथों में थी, गवर्नमेंट ही बैंक को रन कर सकती थी। लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने रोल को कम किया और 17 इंडस्ट्रीज से सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज के हाथों में रह गई। बाकी 14 जो इंडस्ट्रीज बची वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई, उनमें एक बैंक भी थी। तो इस्टेब्लिश ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि अब बैंकों को ये छूट मिल गई कि कोई अगर प्राइवेट बैंक चाहे तो वो देश में आकर के अपनी बैंक को सेटअप कर सकता है। अब इसको बैंक को सेटअप करने से क्या फ़ायदा होता है इकोनॉमी को? बैंक को सेटअप करने से फ़ायदा ये होता कि बैंक्स, जब हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर्स बैंक आती तो उन बैंक्स को बीच में क्या होता? कंपटीशन होता। और उस कंपटीशन का फ़ायदा क्या होता? उस कंपटीशन का फ़ायदा ये होता कि हर बैंक मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन देती लोगों को। तो मिनिमम इंटरेस्ट पे जब लोन दिया जाता तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलता और गवर्नमेंट और उस लोन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होता। तो ये इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट हाथों में दिया गया। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यानी कि जो आरबीआई है उसके रोल को चेंज किया गया। अभी तक जो आरबीआई था उसका रोल था पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या करना? रेगुलेट करना। लेकिन अब उसके जो रोल था उसके रोल को रेगुलेट ना करके फैसिलिटेट करना, यानी कि अब जो आरबीआई है वो रेगुलेटर नहीं है बल्कि फैसिलिटेटर है। ओके, यानी कि अब आरबीआई किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर में। ओके, आरबीआई को, यानी कि अब आरबीआई को ये प्राइवेट बैंकों को या प्राइवेट सेक्टर्स को अब आरबीआई से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना बढ़ाना है, ये अब
प्राइवेट बैंकों को रिजर्व बैंक से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा भी होगा फॉर एग्जांपल कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कुछ होता है, बीओबी का कुछ होता है, आईसीआईसीआई बैंक का कुछ होता है। तो ये क्या है, ये कंपटीशन ही तो है। तो पहले रिजर्व बैंक डिसाइड करता था, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बैंकों का, आरबीआई ने बेशक एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है कि कोई भी बैंक इससे ज़्यादा लोन नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो अब कोई बैंक 9 से ज़्यादा नहीं लेगा ना, तो अब कोई बैंक 7% ले रही है, कोई 8% ले रही है, कोई 6% ले रही है। ओके, तो ये जो रोल था आरबीआई का, जो इंटरफेरेंस था, उस इंटरफेरेंस को कम कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा ईज ऑफ एक्सपेंशन। ईज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब कि अब जो भी प्राइवेट बैंक्स होंगी वो फ्रीडम, उनके पास ये फ्रीडम उनको मिल गई थी कि वो अपनी बैंकों को, अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकती थी, अपने ब्रांचेस को बढ़ा सकती थी, नई ब्रांचेस खोल सकती थी। ओके, ये फ्रीडम मिल गई थी। और लास्ट है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी लिमिट, उसको भी बढ़ा दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट का मतलब कि अभी तक हमारे देश में पहली बात तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन था। अब क्या किया गया, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब बाहर से आने वाला अगर कोई इंडस्ट्रीज है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो मैक्सिमम 51% ओनरशिप उसकी हो सकती है। यानी कि 51%, 51% ओनरशिप, 51% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं और 49% हमारे इंडियंस के होंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया। ये हमारा था कुछ सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने लिबरलाइजेशन में देखे। उनमें हमने देखे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे, और सेकंड देखा हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कौन कौन से थे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे इसके आगे का, जिसमें हम फिस्कल रिफॉर्म्स क्या थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या थे, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स क्या थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।